है। अच्छा, जो इंटरेक्शन डायग्राम है इसके थ्रू अब हम अपना डिज़ाइन जो है वो कैप्चर करेंगे। ऑब्जेक्ट डिज़ाइन के लिए जो प्री रिक्विजिट नॉलेज था, यानी कि हमने सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर जो है वो डिसाइड कर दिया कि लेयर आर्किटेक्चर होगा। पहले यूज़र इंटरफेस का लेयर होगा, उसके बाद फिर कंट्रोलर होना चाहिए, उसके बाद फिर बिजनेस लॉजिक के जो भी मेरे लेयर्स होंगे या पार्टीशंस है वो सारे मैं अलग अलग कंसर्न के साथ ग्रुप करूँगा। ठीक है, तो एक मैंने आर्किटेक्चर सेटअप कर दिया। उसके बाद जो डिज़ाइन करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन करने के लिए जो प्रिंसिपल्स वगैरह चाहिए थे वो सारे मैंने काफ़ी हद तक लर्न कर दिए कि जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल या पैटर्न्स थे वो मैंने अंडरस्टैंड किया और अब उनको मैं यूटिलाइज करूँगा इसका डिज़ाइन बनाते हुए। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्ट या अपने कंटेंट को डिज़ाइन करते हुए। तो अब डिज़ाइन करते हुए उससे पहले जो इंटरेक्शन डायग्राम्स है इसके थ्रू हम ये यूएमएल के इंटरेक्शन वो है जिसके थ्रू आप अपने डिज़ाइन को कैप्चर करते हो। तो इसमें इसके जो नोटेशंस है ये थोड़ा सा हम बेसिक लेवल पे सीख लेते हैं पहले, और बाद में फिर हम प्रॉपर एग्जांपल्स करेंगे कि अब आपने उन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करके एग्जांपल के थ्रू आपने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इंटरेक्शन डायग्राम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके दो टाइप्स है, एक सीक्वेंस और एक कम्युनिकेशन। दोनों के अपने 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 यूजेस है। ठीक है, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो वो आपको समझ आ जाएंगे। हर एक के अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ है। इसके अलावा कम्युनिकेशन डायग्राम्स ओवरऑल उसके रिलेटेड क्या गाइडलाइंस वगैरह है वो हम देख लेते हैं, और मेक पेमेंट का एक एग्जांपल भी है, उसका कम्युनिकेशन डायग्राम कैसे बना हुआ है और इसका हमें क्यों यूज़ करना चाहिए उसके लिए मोटिवेशन है। तो ये लेक्चर थोड़ा सा शार्ट है और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी ख़त्म करें और फिर एग्जाम्पल भी उसको कवर कर लें। यूएमएल इंटरेक्शन डायग्राम, अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूएमएल इंटरेक्शन डायग्राम, नोटेशन, सीक्वेंस एंड कम्युनिकेशन डायग्राम्स। जो आपका नॉलेज है डिज़ाइन का, उसके लिए आपको ये नोटेशनल नॉलेज दे रहे हैं और उसको आप एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इलस्ट्रेट हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट वाया मैसेजेस। ये आपको दिखाता क्या है, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता है कि एक तो मैसेज हमने ऑपरेशन कॉन्टैक्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर दिया था, उसका सिर्फ सिग्नेचर था, उसकी इंटरनल बॉडी क्या थी वो अभी हमने डिसाइड नहीं की हुई। तो अब उससे आगे वो मैसेज एक होगा या मल्टीपल मैसेजेस उसके अंदर दूसरे क्लासेस कॉल हो रहे होंगे, दूसरे क्लासेस के मेथड कॉल हो रहे होंगे। ठीक है, क्या क्या चेंजेस वो लेके आएगा, तो वो भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ था कि इसने पोस्ट कंडीशन जो सेक्शन था उसका पोस्ट ऑपरेशन कॉन्टैक्ट का, उसमें हमने तीन कैटेगरी के हिसाब से बात की थी कि नए नए ऑब्जेक्ट्स कौन से बनेंगे या डिस्ट्रॉय होंगे, एग्जिस्टिंग कौन से नए एसोसिएशंस बनेंगे और कौन से ख़त्म हो जाएंगे, और तीसरा किन किन ऑब्जेक्ट्स का स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इन कैटेगरीज के लिहाज से हमने अपने पास्ट टेंस के अंदर अपने चेंजेस जो है वो मेंशन कर दिए थे कि इस कॉन्टेक्ट के एग्जीक्यूट होने के ऊपर ये चेंजेस सिस्टम में आ जाने चाहिए। तो अब जितने भी इंटरनल मैसेजेस होंगे वो सारे आपको इंटरेक्शन डायग्राम दिखाएगा। ठीक है, कि इलस्ट्रेट हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट वाया मैसेजेस। मैसेजेस मीन मेथड्स, आप इसको मैसेज मेथड भी कह सकते हैं, और ये आगे डिज़ाइन कर लेंगे फिर। इसके भी अपने सिंटैक्सेस है और इसका अपना एक तरीका होता है इसको आइडेंटिफाई करने का। अच्छा, यूज्ड फॉर डायनेमिक ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, तो स्टैटिक मॉडलिंग नहीं है ये, इसमें आपने यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, आपने सोचना है, आपने पैटर्न्स और प्रिंसिपल अप्लाई करने होते हैं। तो ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट मॉडलिंग है, ये उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। देयर आर टू कॉमन टाइप्स, इसके दो टाइप्स है, एक है सीक्वेंस डायग्राम और एक है कम्युनिकेशन इंटरेक्शन डायग्राम। तो जो सीक्वेंस डायग्राम है इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के साथ। ठीक है, वो एनालिसिस आर्टिफैक्ट था और सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम का पर्पस जो है वो सिर्फ सिस्टम इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना था और उसका जो इनपुट जा रहा है और जो वो आउटपुट सिस्टम से लेगा। यहाँ पे जो सीक्वेंस डायग्राम्स है ये आपके पूरे डिज़ाइन को आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो कैसे किस सीक्वेंस में मैसेजेस जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं और हर मैसेज ने क्या इनपुट दे, आपने उसको मैसेज इनपुट क्या देना है और उसे आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करना है।
अच्छा, जो कम्युनिकेशन डायग्राम है ये वॉल स्केचिंग या बोर्ड के लिए होता है। अगर हम इसको देख लेते हैं, बोथ टाइप कैन एक्सप्रेस सिमिलर इंटरेक्शंस। दोनों आप सीक्वेंस डायग्राम को कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन को सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीक्वेंस डायग्राम्स यानी दोनों का पर्पस एक है, लेकिन दोनों असल में पहले आप जब रजिस्टर के ऊपर या बोर्ड के ऊपर आप ड्राइंग करते हो या डिजाइनिंग बनाते हो तो आप कम्युनिकेशन डायग्राम यूज करते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो स्पेस होता है उसकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाती है। तो बाद में जब आप टूल वगैरह में ड्रा करते हैं तो उसको फिर आप सीक्वेंस डायग्राम में ड्रा करते हैं। वहाँ पे आपके पास राइट साइड पे या बॉटम की तरफ जो स्पेस है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो उसमें स्पेस की कोई लिमिटेशन नहीं होती और इसमें फिर जो मैसेजेस का ऑर्डर है वो बड़ा इजीली नज़र आता है। तो फिर आप कम्युनिकेशन डायग्राम को सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। बोथ टाइप्स कैन एक्सप्रेस सिमिलर इंटरेक्शन। सीक्वेंस डायग्राम्स आर द मोर नोटेशनली रिच ऑफ द टू टाइप्स। जो सीक्वेंस डायग्राम है इसमें नोटेशन ज़्यादा अवेलेबल है और जो कम्युनिकेशन है उसमें थोड़े से कम है। बट कम्युनिकेशन डायग्राम्स आर गुड फॉर वॉल स्केचिंग। वॉल स्केचिंग से मुराद ये है कि आप रजिस्टर के ऊपर जब ड्राइंग जब अपना डिज़ाइन बना रहे होते हो या बोर्ड के ऊपर जब आप डिज़ाइन बना रहे होते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं वॉल स्केचिंग। ये सीक्वेंस डायग्राम का एक छोटा सा एग्जांपल है। ये एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है, लेकिन यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि अच्छा जो कोड है वो फिर उससे सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनता है या सीक्वेंस डायग्राम को फिर कोड कैसे करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। इलस्ट्रेट इन इंटरेक्शंस इन ए काइंड ऑफ फेंस फॉर्मेट। ये एक जाल सा बन जाता है, राइट। ये फेंस जिस तरह आपने देखे होते हैं, ठीक है, तो बाढ़ लोगों ने लगाया होते हैं उसके खेतों के गिर्द या किसी जगह पे उन्होंने लगाए होते हैं। तो ये भी तकरीबन उसी तरह उस फॉर्मेट में आपको नज़र आ रहा होता है। ईच न्यू ऑब्जेक्ट इज एडेड टू द राइट। इसमें सिर्फ कंडीशन ये है कि हर नया ऑब्जेक्ट राइट साइड पे ऐड होगा और हर जो नए मैसेजेस है वो नीचे की तरफ एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो राइट और बॉटम पे ये एक्सपेंड कर रहा होता है। और ये अब आप सिंपल सा एग्जांपल देख लें कि ये एक छोटा सिंपल सैंपल क्लास है ए, ठीक है। उसके अंदर क्लास लेवल के ऊपर एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है बी, माई बी इज इक्वल टू न्यू बी। और ये रिलेशनशिप कौन सा बन रहा है ये आप लोग मुझे बता दें। ए क्लास और बी क्लास के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा सेट हो रहा है, कोई स्टूडेंट मुझे बता दे। इनहेरिटेंस। और कोई बताए, कुछ भी बता दो। चले नहीं पता इसका। ये देखे आपने, हमने लैब में ये कोर किया हुआ था और आपको मैंने कहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करके कोड वाइज देख लें। अच्छा, इनहेरिटेंस तब होती ना जब ए एक्सटेंड्स करता बी को, ठीक है, तो उस केस में फिर ये इनहेरिटेंस होती। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि बी क्लास ए क्लास के क्लास स्कोप लेवल पे, ये देखिए इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक ये सारा इस ए क्लास का स्कोप है। जब आप क्लास लेवल के ऊपर एक दूसरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो जब तक ए का ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बनेगा तो उसके साथ ही बी का माई बी भी इनिशियलाइज होगा क्लास लेवल के ऊपर। तो ये बेशक यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है या इसको आप कंस्ट्रक्टर के लेवल पे इनिशियलाइज करते हैं। तो जब तक ए है तब तक माई बी ऑब्जेक्ट भी इसके साथ है। अगर ए का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे ना तो इसके जो क्लास लेवल के वेरिएबल्स है वो भी उसी टाइम पे इनिशियलाइज हो जाएंगे। बल्कि पहले ये इनिशियलाइज होता है अगर आप इसको डिबग करके लेके जाएंगे, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा पहले ये सारे ऑब्जेक्ट्स, अब जब ये इनिशियलाइज हो गया है तो एज लॉन्ग एज ए का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो माई बी का ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करता है। अगर ए का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो माई बी का ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपका जो गार्बेज कलेक्टर है जावा के अंदर या सी शार्प हो या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है उसका रेफरेंस जो है वो एक्टिव नहीं रहता, वो अपने टेबल मेंटेन करता है एक्टिव रेफरेंसेस का। ये जो स्कोप है ना, ये स्कोप आपके एक्टिव रेफरेंसेस और नॉन एक्टिव रेफरेंसेस का वो मेंटेन कर रहा होता है स्कोप। तो जब आप ऐसे स्कोप से निकल जाते हैं कि जिसमें एक वेरिएबल डिफाइन था और अब वो एक्टिव नहीं रहा, उससे प्रोग्राम काउंटर आगे निकल गया, तो फिर वो इनएक्टिव रेफरेंस बन जाते हैं। तो जब इनएक्टिव रेफरेंस जितने भी होते हैं उसको गार्बेज कलेक्टर क्लेम कर रहा होता है, उनको मेमोरी से क्लीन कर रहा होता है, ठीक है, पीरियडिकली। तो अब इस केस में क्या होगा,
जब ए का ऑब्जेक्ट बनेगा तो माई बी का ऑब्जेक्ट भी साथ ही बन रहा है, और अगर ए का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो माई बी का ऑब्जेक्ट भी साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप था? कुछ याद आया या अभी भी नहीं याद आया? आपको मैंने बॉडी की एग्जांपल भी दी थी कि आपके आर्म्स या लेग्स आपके बॉडी के साथ कंपोज्ड है, ठीक है। आपकी जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज जो आपको मिली हुई है, वो आपके साथ एग्रीगेटेड है, ठीक है। आप इस वक्त जो अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, ये लैपटॉप आपका इस वक्त आपके साथ एसोसिएटेड है फॉर द लेक्चर ड्यूरेशन, आपके साथ इस वक्त एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये 6 रिलेशनशिप आपको मैंने बताए थे, आप लोगों को फिर याद नहीं है, तो ये क्या करोगे तुम लोग? कंपाउंड रिलेशनशिप तो नहीं है सर? ना, कंपाउंड रिलेशनशिप कोई नहीं होता, कंपोजिशन है ये, ठीक है। चले इस पे मैं कोई आर्टिकल अपलोड कर लेता हूँ ताकि आप लोग इसको फिर दोबारा कोड वाइज जो है ना और से इसको अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। ये अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं है, आपको पहले पे भी कराया था, लेकिन मुझे लगता है अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो है उनको नहीं पता। तो चले अब माई बी का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहे हैं, फिर इसके एक क्लास के अंदर एक मेथड है डू वन, और डू वन में क्या हो रहा है कि माई बी के ऑब्जेक्ट के ऊपर इसके 2 मेथड कॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम इंटरेक्शन डायग्राम में कैसे कॉल करते हैं? हम कहीं और से जो एक ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो डू वन है। ये देखिए हमने डू वन मेथड, ये असल में सर्कल है ये वाला, ठीक है। ये इस तरह का सर्कल है जिस तरह ये वाला नजर आ रहा है, ठीक है, उससे आगे इनिशिएट हो रहा है। और ये जो एरो है ये फिल्ड एरो है, ठीक है। ये अनफिल्ड भी हो सकता है अगर एसिंक्रोनस मैसेज है, अगर सिंक्रोनस है तो फिर ये फिल्ड होता है। ब्लैक बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। तो अब ये सबसे पहला मैसेज कौन सा, यानी कि हमारा ऑपरेशन कॉन्टेक्ट किया था, आप समझ लें कि आपका ऑपरेशन कॉन्टेक्ट जो था वो डू वन था। तो अब डू वन को चूंकि पैरामीटर्स नहीं ले रहा, तो लाजमी नहीं है आपके इसके साथ करली ब्रैकेट्स लगा ले, ठीक है। और वाइड इसका टाइप है रिटर्न, तो भी इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो ऑपरेशन कॉन्टेक्ट में या मैसेजेस के अंदर जो सिर्फ मैंडेटरी सेक्शन होता है वो इसका नाम होता है। तो आपने अपने इसको फाउंड मैसेज भी कहते हैं, आपका जो ऑपरेशन कॉन्टेक्ट के अंदर आपने ऑपरेशन आइडेंटिफाई किया होता है ना, जिससे आप डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, उसको फाउंड मैसेज भी कहते हैं, ये आगे आप देख लेंगे। तो अब आपका ये इस मैसेज से आपकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो गई। तो अब ये आप एज्यूम करें ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि इसने एक क्लास के अंदर डू वन जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और इसका ये एक्टिव लाइन जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसका यानी कि एक्टिव फेस, एक्टिव स्कोप स्टार्ट हो गया है। इसके स्कोप के अंदर फिर क्या हो रहा है, माई बी का ऑलरेडी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज था, उसका डू टू मेथड कॉल हो रहा है। तो ये देखिए इसने डू टू मेथड को कॉल कर दिया, फिर वो अपने स्कोप में एग्जीक्यूट हो गया। जब वो खत्म हो गया तो उसके बाद फिर डू थ्री कॉल हो गया। जब वो खत्म हो गया तो फिर ये मेथड भी खत्म हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे एंड हो गया। तो ये आपने डू वन जो ऑपरेशन कॉन्टेक्ट था उसका एक सीक्वेंस डायग्राम आपने बना लिया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि माई बी जो नाम है ये अब नेम इंस्टेंस है, यहाँ पे सिर्फ ए लिखा हुआ है, और एक क्लास का जो वेरिएबल है वो हमें नोन नहीं है कि ये बाहर से कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये एक अननेम इंस्टेंस इसको हम कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। और ये जो है अब हमें पता है कि बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसका नाम है माई बी। ये माई बी हमें नजर आ रहा है, राइट। तो माई बी कॉलन, ये इस कॉलन है और फिर बी। तो बी क्लास का एक वेरिएबल डिक्लेयर है जो माई बी के नाम से है, और उसके ऊपर इसका डू टू मेथड फिर कॉल होता है, और फिर डू थ्री मेथड कॉल होता है। तो आपको अपना कोड जो है वो एक विजुअलाइज फॉर्म में नजर आ जाता है, ठीक है। ये सीक्वेंस डायग्राम है। अगर इसी सर डायग्राम का हम, यस सर इधर तो बी क्लास डिक्लेयर ही नहीं की हुई सर। आपकी आवाज कट गई है, दोबारा बताएं क्वेश्चन। सर बी क्लास तो हमने डिक्लेयर ही नहीं की हुई सर। तो बी क्लास कहीं और है ना, वो यानी कि हमने सारा कोड नहीं लिखा हुआ, हमने सिर्फ एक कोड का जो मेथड है सिर्फ वो लिखा हुआ है। तो आप आगे बी क्लास लिख सकते थे, उसके अंदर पब्लिक वाइड टू डू टू का और डू थ्री के मेथड की डिफिनीशन दे सकते थे, ठीक है। ये तो आपको जस्ट एक ग्लिम्स देने के लिए, कि आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि किस तरह बनता है, ठीक है। तो आप यानी कि कोड और इंटरेक्शन सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनता है, तो उसका एक जस्ट एक ओवरव्यू आपको देना था। ये बाद में आप देखेंगे, आप डिज़ाइन भी करेंगे तो आप सारे कोड करोगे, ठीक है।
ठीक है सर। अच्छा, अब इसी कोड का जो कम्युनिकेशन डायग्राम है, सर? यस कोई और क्वेश्चन है? यस यस सर ये क्लास के ऊपर सर जब ये ऑब्जेक्ट है ना सर, ये क्लास ए है सर या ये माई बी के ऊपर सर, ये जब डायरेक्टली लाइन चली जाती है ना सर, हम उससे क्या कहते हैं सर? फिर उससे क्या कहते हैं? अच्छा, ये इसके ऊपर जब जाता है, वो जब कंस्ट्रक्टर Direct. कॉल होता है, ये यानी कि अगर ये इसके अंदर हो रहा होता ना, ये माई बी जो है, ये वाला पूरा लाइन अगर इस डू टू के अंदर होता तो पहले क्या होता, इधर से जो पहली लाइन जाती ना वो इस माई बी के ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट ऊपर जाती, और फिर हम कहते हैं कि वो हम वहां पे क्रिएट लिखते हैं या हम वहां पे बी का वो कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं, राइट? तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। यस सर, ठीक है, ओके सर, याद आ उसके गया बाद सर। फिर उसके ऊपर, हाँ आपने कहा था सर, तब भूल गया। ठीक है चले, सही है। अच्छा, अब इसी कोड का आप इंटरेक्शन डायग्राम कम्युनिकेशन डायग्राम देखें। कम्युनिकेशन आप इस कैसे आप बनाएंगे, ये देखिए आपने डू वन का मेथड कॉल कर दिए। अब यहाँ पे आप देखें कि एरोज नहीं है, ठीक है, इनके दरमियान एरोज नहीं है। एरोज कहाँ पे हैं? ये जो नाम होता है ना, इसके ऊपर या इसके साइड के ऊपर अगर जगह हो तो इसके साथ आप बताते हैं कि ये किस डायरेक्शन में ये मैसेज कॉल हो रहा है, ठीक है। तो आपने डायरेक्शन यहाँ पे बता दी कि डू वन ए के अंदर इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। अच्छा, अब ए के अंदर फिर क्या हो रहा है, उसके अंदर ये जो मेथड है इसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन क्या है, उसमें पहला मैसेज कौन सा कॉल होता है? वन डू टू कॉल होता है, और ये किसकी, इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है? बी की तरफ, यानी माई बी के ऊपर डू टू कॉल हो रहा है। इसी तरह दूसरा मेथड फिर जो डू थ्री कॉल हो रहा है वो फिर उसको आप नंबर 2 दे देंगे, ठीक है, और उसको आप देंगे कि डू 3 है और ये उसका डायरेक्शन है कि माई बी के अंदर ये इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, माई बी पे ये कॉल हो रहा है। अच्छा, अब अगर आप एज्यूम करें कि डू टू जो मेथड था उसके अंदर एक सी क्लास का एक और मेथड कॉल हो रहा था, तो उसको मैं क्या कहते हैं कि वो डू फोर था, उसको मैं यहाँ से सी के साथ इसको मिला लेता और माई सी का ऑब्जेक्ट होता कॉलन सी, और उसको मैं जो नंबरिंग देता ना, ये नंबरिंग ये 1.1 होता, ठीक है, कि डू टू के अंदर डू फोर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो मैं उसको कहता 1.1 और आगे लिखता डू फोर और फिर उसका डायरेक्शन लगा लेता उसकी जगह। यानी कि मैं एज्यूम करता हूँ कि डू टू के अंदर क्लास सी का डू फोर मेथड कॉल हो रहा है, तो वो मैं फिर इसके नंबरिंग इस तरह है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कैसे पता लगता है? इस नंबरिंग से पता लगता है, ठीक है, 1 2 फिर 1.1 1.1 1.1 1.1 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, जितना लिस्टेड कॉलिंग होती है तो उस हिसाब से आप कॉल कर सकते हैं। अगर 2 के अंदर कॉल हो रहा है तो फिर आप 2.1 लिखते हैं, 2.2 लिखते हैं, 2.3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप ए क्लास से ये जो बी है ना, इसको नीचे भी आपने डिजाइन कर सकते हो, इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते थे, इधर भी कर सकते हैं, इधर इस साइड से भी कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपका जो स्पेस यूटिलाइजेशन है ना वो बड़ा एफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम में क्या मसला है कि जहाँ से आपने स्टार्ट ले लिया ना, या तो आप राइट साइड के ऊपर जा सकते हैं या बॉटम की तरफ जा सकते हैं। आप नए ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो वो राइट पे ऐड होंगे, नए मैसेजेस आएंगे तो वो बॉटम की तरफ एक्सपेंड करेंगे। तो आपका जो वो है रजिस्टर है या आपका जो वॉल है, बोर्ड है, वो इस तरह हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ना ये इस तरह फिल हो जाता है इस शेप में। तो ये जो टॉप राइट वाला कॉर्नर है और जो बॉटम लेफ्ट वाला कॉर्नर है, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन खाली रह जाता है, ठीक है। तो उससे वो स्पेस एफिशिएंट नहीं होता। तो उससे बचने के लिए कि आप क्या करते हैं, आप पहले अपने कम्युनिकेशन डायग्राम को ड्रा करते हैं, इसको कोलैबोरेशन डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है, और इसको कम्युनिकेशन डायग्राम भी कहते हैं। तो वही सेम कोड उसको आपने कम्युनिकेशन डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो इस तरह दिखाना है, और आपने अगर सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो इस तरह। तो अब आपको पता लग गया कि कम्युनिकेशन और सीक्वेंस डायग्राम दोनों का पर्पस एक ही है, डिज़ाइन को कैप्चर करना। लेकिन हम दोनों को यूज़ कब करते हैं? जब हमने इनिशियल डिज़ाइन करना होता है अपने रजिस्टर के ऊपर या वॉल के ऊपर, तो हमने कम्युनिकेशन डायग्राम यूज़ करने होते हैं। जब हम इसको अपने केस टूल के अंदर ड्रॉ करते हैं, प्रॉपर हमने फाइनलाइज कर दिया और अब हम उसको ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में फिर हमारे पास ये इस शेप में चला जाता है, ठीक है। सर ये जो एग्जांपल है, हाँ अगर हाँ, एक और ऑब्जेक्ट हो तो ए का एक और ऑब्जेक्ट हो, वो किस तरह हम बनाएंगे? ए का एक और ऑब्जेक्ट हो जी सर। तो वो एक अलग इंटरेक्शन डायग्राम बनेगा, वो ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। ये तो डू टू जो ऑपरेशन कॉन्टेक्ट था ना, ये इसके लिए बना हुआ है।
तो अगर एक के अंदर एक और सपोज डू 5 एक और ऑपरेशन कॉन्टेक्ट है तो उसका अपना एक इंटरेक्शन डायग्राम फिर आगे पूरा बनेगा। इसलिए आपके जो ऑपरेशन कॉन्टेक्ट है हर कॉन्टेक्ट का अपना अपना इंटरेक्शन डायग्राम बनेगा, ठीक है, या अपना अपना सीक्वेंस डायग्राम उसका बनेगा। ठीक है सर। अच्छा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ सीक्वेंस वर्सेस कम्युनिकेशन डायग्राम। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? अच्छा चलिए ठीक है। ईच डायग्राम टाइप हैज इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। यूएमएल यूजुअली एम्फेसाइज सीक्वेंस डायग्राम। यूएमएल जो आपको कहता है ना, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, वो आपको कहता है कि सीक्वेंस डायग्राम ही फॉलो करें, लेकिन ज़्यादा फोकस इसी पे रखिए, ठीक है। इसलिए कि ये नोटेशनली बहुत ज़्यादा रिच है बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर नोटेशनल पावर। यूएमएल स्पेसिफिकेशन इज मोर सीक्वेंस डायग्राम सेंट्रिक, यानी कि ज़्यादातर वो सीक्वेंस डायग्राम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन सब हर चीज़, ठीक है। More thought and efforts has been put into the notation and semantics. तो UML की तरफ से जो ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है वो सीक्वेंस डायग्राम्स है, ठीक है, क्योंकि उसमें नोटेशंस का रिच सपोर्ट अवेलेबल है। टूल सपोर्ट इज बेटर एंड मोर नोटेशन ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर सीक्वेंस डायग्राम। ईजियर टू सी द कॉल फ्लो सीक्वेंस, ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा इजीली नज़र आ रहा होता है, ठीक है। विद सीक्वेंस डायग्राम सिंपली रीड टॉप टू बॉटम। अच्छा, कम्युनिकेशन डायग्राम्स हैव एडवांटेजेस व्हेन अप्लाइंग यूएमएल एज ए स्केच, जब आप वॉल के ऊपर या रजिस्टर पे स्केच कर रहे होते हो, टू ड्रा ऑन वॉल। दे आर मच मोर स्पेस एफिशिएंट। इनका फायदा क्या है? स्पेस को सही यूटिलाइज करता है। मॉडिफाइंग वॉल स्केचेस इज इजियर। दूसरा फायदा इसका क्या है कि इनको मॉडिफाई करना बहुत आसान है। अगर आपने एक सीक्वेंस को डायग्राम को मॉडिफाई करना है तो शुरू में नहीं बल्कि मिडल में आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब उसको मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके मिडल के बाद का जो पूरा सीक्वेंस डायग्राम है ना वो सारा का सारा आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिहाजा उसके अंदर मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने एक साइड से हटा दिया और नीचे उसके दूसरी साइड पे आपने ड्राइंग स्टार्ट कर दी है, तो इसमें मॉडिफिकेशन बहुत आसान है। डेवलपर्स डूइंग सीक्वेंस डायग्राम ऑन वॉल रैपिडली फील द ड्राइंग पेन। जब आप सीक्वेंस डायग्राम को वॉल पे या रजिस्टर पे ड्रा करते हो तो फिर आपको पता लगेगा कि ओहो अब तो स्पेस नहीं बची। Allowing vertical expansion for new objects much more can be packed into a small visual space. तो ये सीक्वेंस डायग्राम के मुकाबले में है, ठीक है, कि आप जब कम्युनिकेशन डायग्राम में अपनी डिज़ाइनिंग कैप्चर करते हो तो छोटे सी जगह में भी आप काफ़ी सारा डिज़ाइन जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। ये टेबुलर फॉर्म में भी और ज़्यादा क्लियरली आपको बताया हुआ है कि सीक्वेंस डायग्राम क्लियरली शो सीक्वेंस आर टाइम ऑर्डरिंग ऑफ मैसेजेस और लार्ज सेट ऑफ डिटेल नोटेशन इज अवेलेबल। वीकनेस ये है कि फोर्स टू एक्सटेंड टू द राइट ओनली व्हेन एडिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड कंज्यूम हॉरिजॉन्टल स्पेस, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल बल्कि इस तरह का स्पेस ये कंज्यूम करता है। अच्छा, कम्युनिकेशन डायग्राम जो है उसमें स्पेस इकोनॉमिकल फ्लेक्सिबिलिटी है टू ऐड न्यू ऑब्जेक्ट्स इन 2 डायमेंशंस और एनी डायमेंशन, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट व्हाटएवर। अच्छा, मोर डिफिकल्ट टू सी सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस, क्योंकि आपने नंबरिंग से देखना होता है कि सीक्वेंस का मैसेजेस कैसे जा रहा है, ठीक है, और फ्यूअर नोटेशन ऑप्शंस, इसके अंदर नोटेशन जो है चीज़ों को एक्सप्रेस करने के जो नोटेशंस है वो कम अवेलेबल है। अब ये आप एग्जांपल देखें, मेक पेमेंट। आप हमारा एक ऑपरेशन कॉन्टेक्ट किया था मेक पेमेंट का, ठीक है, प्रोसेस सेल वाले यूज केस के अंदर। अब आप देखें कि मेक पेमेंट जो है वो वाला फाउंड मैसेज आ रहा है और अब आपने इसको सोच के डिज़ाइन कर दिया। तो पेमेंट आपने सोचा है कि अच्छा स्टोर के अंदर, अब आप यहाँ पे ना इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट आपने लगाया हुआ है कि पेमेंट की डिटेल कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, तो वो आप रजिस्टर पे कहते हो कि बंदे ने 500 का नोट दिया या 1000 का या 5000 का, राइट, और फिर उसको वापस पैसे कितने देने हैं और रसीद वगैरह के साथ। तो आप ये चीज़ पहले कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? आप रजिस्टर पे कहीं पे लिखते हैं, राइट, नोट करते हो ना कि फलाने बंदे ने इतने पैसे दे दिए। अगर आप मैनुअली जाएंगे तो रजिस्टर पे लिखोगे ना, लिहाजा इन्होंने रजिस्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि मेक पेमेंट सबसे पहले कहाँ पे आएगा, ये रजिस्टर में आएगा। अब अच्छा, अब रजिस्टर पे नेक्स्ट आप ये लिखेंगे कि ये पेमेंट किस चीज़ के अगेंस्ट हो रही है, तो किसी उस सेल के अगेंस्ट हो रही थी ना, तो फिर आपने कहा कि अच्छा ये मेक पेमेंट जो है ना प्लान सेल के अगेंस्ट हो रही है, तो अब आपने सेल को आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, रजिस्टर आगे बता रहे हैं कि ये जो पेमेंट हो रही है मेक पेमेंट जो हो रही है इस वाले सेल की हो रही है।
अब उस सेल में फिर आपने उसको प्रोसेस शुरू कर दिया, आपने उसको सेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो पेमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, यानी कि अमाउंट कितना है, कैश कितना दिया था, रिटर्न कितना करना है, ये सारे आपने वहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो आपने पेमेंट का ऑब्जेक्ट बना दिए और उस ऑब्जेक्ट को फिर आपने परसिस्टली सेल के अंदर स्टोर करना होता है। तो अगर आपने जो पेमेंट की डिटेल्स है वो हर सेल की अपनी अपनी होती है, राइट। किसी ने कैश पे किया होता है, किसी ने चेक पे किया होता है, किसी ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया होता है। तो जो भी पेमेंट ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसके अंदर ये सारी डिटेल्स होगी कि वो किस तरह उसका पेमेंट हुआ है, तो वो सारे डिटेल सेल के साथ रिकॉर्ड हो रही होती है। तो ये अब आपको जो प्रिंसिपल्स थे उसके मुताबिक आप डिज़ाइन कर रहे हैं। नीचे ये इन्होंने थोड़ा सा और नोटेशन, ये फिलहाल नोटेशन की डिटेल है, ठीक है। ये हम टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहे कि कौन से प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, और जस्ट आपको एक ग्लिम्स देना है कि ये अब एक्चुअल कम्युनिकेशन डायग्राम्स इन एक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल दूसरा जो मेक, यस सर ये रजिस्टर सेल और पेमेंट के ऑब्जेक्ट्स है ना? ये ऑब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल, और ये बाद में क्लासेस बनेंगे, ठीक है। यानी रजिस्टर का एक क्लास बनेगा, एक क्लास आपके सेल का बनेगा, और उन सेल का जो ऑब्जेक्ट है वो रजिस्टर में पड़ा हुआ है और कंपोज लग रहा है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है ये कंपोज्ड है, ठीक है। इसी तरह रजिस्टर जो है उसका भी ऑब्जेक्ट यूआई के पास या कहीं पे था, और वहां से फिर वो आपने कॉल कर दिया, और ये मेक पेमेंट मेथड जो है आपने उसका कॉल कर दिया। तो ऊपर वाला सीक्वेंस डायग्राम है और नीचे वाला कम्युनिकेशन डायग्राम है, दोनों एग्जांपल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, नीचे इसके अलावा जो हमारी मीटिंग भी है तकरीबन FYP स्टूडेंट्स की ना 10 बजे, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको पहले ख़त्म कर लें। इंटरेक्शन डायग्राम मोटिवेशंस क्यों हमें ये यूज़ करने चाहिए? मोस्ट यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डिवाइसेस आर अवेयर ऑफ क्लास डायग्राम्स एंड यूजुअली थिंक दे आर द ओनली इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। नॉट ट्रू, ठीक है। यस सर लेक्चर हमने सर प्रोजेक्ट भी डिस्कस करना था। अच्छा ठीक है, वो करेंगे डिस्कस। वो जो मीटिंग हो जाएगी ना, ये फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी इंटरनल 100% इन्वॉल्वेशन है, तो उसमें मैं कमेटी मेंबर हूँ। तो उसमें जो स्पेशली डिज़ाइनिंग पार्ट होता है वो मैंने बड़ा फोकस करके देखना होता है, उनकी कोई गलती है तो वो मैंने उनको बतानी होती है। तो चले वो ख़त्म हो जाएगा फिर मैं अवेलेबल हूँगा, तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। अगर अभी भी टाइम बच गया तो हमारे पास वैसे भी अभी टाइम है थोड़ा सा, तो अभी भी डिस्कस कर सकते हैं 5-10 मिनट में। अच्छा, तो अभी तक आपने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन देखे हैं तो आपका ख्याल था कि क्लास डायग्राम जो है वो डिज़ाइन होता है। तो क्लास डायग्राम असल में स्टैटिक मॉडलिंग है। असल मॉडलिंग क्या है? ये इंटरेक्शन डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से फिर आप स्टैटिक मॉडलिंग करके आप क्लास डायग्राम डिराइव करते हो। अच्छा, static view class diagram are indeed useful, but the dynamic view interaction diagrams are more precisely acts of dynamic interaction सर जी modeling क्या are मतलब सर, हम पहले सर incredibly डायनामिक valuable। मॉडलिंग करते हैं सर। बिल्कुल, पहले आप ये इंटरेक्शन डायग्राम बनाते हो, फिर इसी से आप फिर बाद में क्लास डायग्राम डिराइव करते हो, ठीक है। यहाँ से सर आपको तो पता लग जाता है क्लासेस कौन से होंगे, उसके अंदर मेथड कौन से होंगे, वेरिएबल्स वगैरह कौन से होंगे, तो ये आपको यहाँ से पता लगता है। और यहाँ से कैसे पता लगता है? आपने खूब बड़ा सोचा होता है कि कौन से प्रिंसिपल के तहत कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, उसके अंदर कौन सा बिहेवियर और स्टेट होना चाहिए। सर तो हमने तो सर सब कुछ पहले ही कर दिया ना सर। मतलब ये कि पहले हमने इंट्रोडक्शन नहीं बनाया, पहले हम यूज केस पे चले गए, फिर क्लास पे चले गए सर। तो डोमेन यूज पे क्लास। केस को ना जो डोमेन मॉडल था ना वो कंसेप्चुअल मॉडल था, यस कंसेप्चुअल सर। डायग्राम था, ठीक है। उसमें हमने जेनरिक जो कंसेप्ट थे ना प्रॉब्लम डोमेन के अंदर, उनको यस सर। आइडेंटिफाई किया था और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप बन सकता है वो हमने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो असल में यस सर। कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर आपका ईयर डायग्राम भी होता है, उसके अंदर आपका क्लास डायग्राम भी होता है, उसके अंदर एक एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जो प्रॉब्लम डोमेन को इजीली एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो वो एक सुपर सेट था और वो एक यानी कि रैंडम सेट था, ठीक है। हमने हमारे जहन में जो भी प्रॉब्लम डोमेन के हिसाब से चीज़ें आती गई, हमने उसको वहीं पे नोट कर दिया कि कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, उनके दरमियान एसोसिएशंस कौन से हैं और किस तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारा जो प्रॉब्लम डोमेन में अगर कोई मिसिंग यूज केसेस थे या कोई चीज़ें एम्बिगुअस थी तो वो हमने क्लेरिफाई कर दी थी, ठीक है। उसका पर्पस डिज़ाइनिंग नहीं था कि वो हमने क्लास डायग्राम बना दिए,
क्लास डायग्राम अब हम बनाएंगे, ठीक है। जब हम इंटरेक्शन डायग्राम बनाएंगे उसके बाद फिर हम क्लास डायग्राम डिराइव करेंगे। और क्लास डायग्राम में फिर वो वाले ऑब्जेक्ट जिनको आप डेटाबेस में परसिस्टेंट बनाना चाहते हो, जिनको आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर आपके क्लास डायग्राम में से कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो परसिस्टेंट होते हैं, तो उनसे फिर आप अपना फिजिकल डेटाबेस डिजाइन जाके बना लेते हो, उसको फिर परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर करते हो, ठीक है। ओके सर। अच्छा, spend time doing dynamic object modeling with interaction diagram, not just static object modeling with class diagram। तो असल काम आपका क्या है, इंटरेक्शन डायग्राम्स बनाना। यानी कि सबसे पहले आप वॉल स्केचिंग के ऊपर, अपने रजिस्टर के ऊपर जब डिजाइनिंग करोगे तो आपने कम्युनिकेशन डायग्राम बनाना है। फिर उस डायग्राम को आपने एक सीक्वेंस डायग्राम के फॉर्म में केस टूल में बनाना है। आप बेशक स्टार यूएमएल यूज करें या कोई भी ओपन सोर्स टूल यूज करें। अभी मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं आप लोगों ने जो आपका यूज केस डायग्राम है ये आपने किस केस टूल में ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आपको कोई एक केस टूल यूज कर लेना चाहिए। draw.io। draw.io जो है मेरे ख्याल में वो केस टूल नहीं है, वो सिर्फ ड्राइंग टूल है, ठीक है। draw.io, ये सर यूज केस वही पे बनाए थे सर मैंने, सर पता नहीं। हाँ मैं देख लेता हूँ draw.io। सर विजुअल स्टूडियो सर उस पे बनाए थे हमने सर, आपको अच्छे से बता दें फिर। स्टार यूएमएल, ये जो यूएमएल, बल्कि मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ। काफ़ी सारे केस टूल अवेलेबल है, मैंने शायद लेक्चर में भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, लेकिन मैं चले दोबारा शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इसी ग्रुप में भी बताया था। बल्कि यहीं पे मैं आपको ब्राउज करके बता देता हूँ। UML केस टूल्स लिस्ट ऑन विकिपीडिया। ये चेंज इसलिए होते रहते हैं, ये जो इवन जो स्टार यूएमएल में ज़्यादातर लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ये शुरू में फ्री आया था, ठीक है, ओपन सोर्स था, फ्री था, आप इसको यूज कर सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये देखिए इतने सारे टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जो ओपन सोर्स है, कोई भी ओपन सोर्स टूल आप यूज़ कर सकते, लाजमी नहीं है कि ये दूसरे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर उनका इवोल्यूशन पीरियड अवेलेबल है और उसी को आप यूटिलाइज करके आप काम चला सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू यूज़ एनी ऑफ द टूल, ठीक है। और हर ग्रुप जो नया नया केस टूल को एक्सप्लोर करेगा, उसमें अपने डायग्राम बनाएगा तो और भी अच्छा है, ठीक है। ताकि सारे क्लास को पता हो कि अच्छा हमने एज ए ग्रुप के तौर पे ये वाले टूल, कोई एक यूज़ करेगा, कोई दूसरा करेगा, कोई तीसरा करेगा। तो फिर जो अच्छा हुआ, जिनके डायग्राम्स वगैरह ज़्यादा रिच हुए और ज़्यादा UML 2 के साथ और UML 1 के साथ अलाइन रहें, क्योंकि जो एक्चुअल टूल है UML का या इसकी जो ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन है वो IBM वाले करते हैं, रेशनल रोज वाले, ठीक है। तो अब उन्होंने भी अपने दूसरे टूल्स दे दिए हुए हैं, और लेकिन वो हाईली पेड है, तो वो अब फ्रीली अवेलेबल नहीं होते। लिहाजा लोग क्या कर रहे होते हैं कि ओपन सोर्स टूल बना के इनको कोड के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ स्टार UML, ये मेरे ख्याल में कहीं नीचे शायद कंट्रोल F कर लेता है स्टार, ये MK लैब, और ये भी कोई वो है लैब, इन्होंने किया हुआ था, राइट। तो अब ये भी पेड नहीं रहा, अब ये भी कमर्शियल हो गया है, ठीक है। ये तो 2-3 साल पहले जो है ये फ्री टूल था, ओपन सोर्स था। तो आप बेशक इसका इवैल्यूएशन पीरियड जो है वो यूज़ करें और अपने डायग्राम्स इसमें ड्रा करें, या इन लिस्ट में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको उसका इवैल्यूएशन पीरियड या टोरेंट के ऊपर आपको उसका क्रेक वगैरह मिल जाता है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे और कोई मेजर इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है ना, यानी कि डायग्राम से कोड जनरेट करना या कोड से डायग्राम्स बनाना, तो वो आपको इस तरह के टूल्स में नजर आता है, ठीक है। वो जो ड्राइंग टूल्स होने, जिस तरह draw.io आपने यूज़ किया या माइक्रोसॉफ्ट विजू है, तो उनमें ये सपोर्ट नहीं अवेलेबल होता कि आप अपने डायग्राम से कोड को जनरेट कर सकें या कोड से डायग्राम को जनरेट कर सकें, ठीक है। तो काफ़ी सारे IDEs आपको मिलेंगे, उसमें फिर आपके कोड से, जिस तरह विजुअल स्टूडियो है, ठीक है। तो अब इस वाले में नहीं है, मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल ले लूँ किसी एक मेथड का। उसमें पहले हम ये करते थे कि इसको हम राइट क्लिक करके ना जनरेट सीक्वेंस डायग्राम होता था, तो वो पूरा आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ना पूरा वो बना लेता था। इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा, अब इन्होंने वो सपोर्ट स्टॉप कर दिए, इसके अंदर जो लेटेस्ट आ रहे हैं इन्होंने दूसरे डिज़ाइनिंग के टूल्स वगैरह दे दिए, दूसरे आर्टिफैक्ट्स वगैरह का सपोर्ट स्टार्ट कर दिए। चले वो अभी है नहीं विजुअल स्टूडियो में, तो विजुअल स्टूडियो के अंदर भी आपका क्लास डायग्राम, आपका जो सीक्वेंस डायग्राम है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते थे, कोड से आप जनरेट करते थे और बड़ा ज़बरदस्त ही जनरेट कर लेता था।
तो वो मैं कहीं पे देख लूँगा, तो आपको अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो 2014 है या 12 है या 16 है तो मेरे ख्याल में उसमें अवेलेबल है। ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन से वर्जन अवेलेबल है। अच्छा, 2015 है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसमें देख लूँगा और अगर अवेलेबल हुआ तो, या 2017 में, ठीक है, तो मैं देख लूँगा, इसका वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा कि कैसे आप कोड से, जब आप कोड से डायग्राम बनाते हो तो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, जब आप डायग्राम से कोड लिखते हो तो वो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, इसमें से कोई भी आप एक केस टूल यूज़ करें और उस केस टूल को फिर आप जो है उसमें अपने डायग्राम्स बना लें। ठीक है, अगर आपको कोई इशू आता है तो आप स्क्रीन शेयर करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप MS वर्ड के अंदर या उसके अंदर अपने डायग्राम्स ना बनाएं, आपने असल में केस टूल को यूज़ करना होता है। मेरे पास, बल्कि मैं देखता हूँ, स्टार UML मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ था, स्टार UML। अच्छा, अब नहीं है। ठीक है, वो मैंने शायद इस वाले PC में नहीं है, दूसरे PC में, तो वो मैं आपको उसमें बता देता। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप बेशक मुझसे पूछ ले, मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, चले, अब हमारे पास 8-10 मिनट रह गए, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कम्युनिकेशन डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, तो वो हमने पूरा कर लिए। अभी जो स्टूडेंट डिस्कस करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये भी हमारे लेक्चर का पार्ट ही है। अच्छा, आप बताएं जो डिस्कस करना चाहते हैं, इसमें आपका कौन से रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका वो था अपलोडेड है? टीम लीडर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? यस, कोई स्टूडेंट था जो अपना क्लास वो यूज केस डायग्राम और वो डिस्कस करना चाहता था। सर ये मैं पास 105, लेकिन सर ये मेरे ग्रुप मेंबर्स चले गए सर अभी, तो चले गए, क्लास। क्यों? इधर ही है यार अली से। अच्छा, सारी तो चले नहीं आप, नहीं- ये वैसे सर रिकॉर्डेड ठीक है। सेशन है तो वो बाद में देख लेते हैं। ठीक है, 105, 105। ये मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, आपका है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये लाइन नहीं होती। ठीक है, ये वाली जो लाइन आपने ड्रॉ की है, ये आपने किस टूल में, विजुअल पैराडाइम यूज किए? यस सर। हाँ ठीक है, चले, वो भी केस टूल है। ठीक है, तो बेशक अगर उनका इस तरह का फॉर्मेट है तो खैर है, कोई मसला नहीं है। और ये, अच्छा, उन्होंने अपना कॉपीराइट भी लिखा हुआ है कि विजुअल पैराडाइम ऑनलाइन डायग्राम, तो ठीक सर है। मैंने इसको हटाने आप, की कोशिश की है लेकिन ये नहीं हटता सर। नहीं, ये नहीं हटता क्योंकि ये उनका कॉपीराइट है, वो उन्होंने इस तरीके से जनरेट किया होता है। ये हटता है आप अगर इसको MS पेंट के अंदर ले जाएं और उस वक्त आप इसको करें तो इजीली फिर हट जाएगा। अच्छा, चले, इसमें आपने एडमिन आपका है वो टीचर्स को ऐड करता है, स्टूडेंट को ऐड करता है। अच्छा, और क्लासेस को भी ऐड करता है। इसके अलावा मार्क स्टाफ अटेंडेंस। अब ये देखें ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस ऑब्जेक्ट को देते हैं, तो अब एडमिन सुबह गेट पे बैठे सारे स्टाफ का वो अटेंडेंस लगा रहा होगा, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आपका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि हर बंदा अपना अटेंडेंस खुद दिया करे। ठीक है, मिसाल के तौर पर स्टाफ जैसे इंटर होता है तो यूजुअली आपने देखा होगा, लोग या तो कार्ड स्वेप करते हैं या अपने थंबनेल से ना, फिंगरप्रिंट से जो है वो अपने अटेंडेंस लगाते होते हैं। ठीक है, तो हर बंदा अपने अटेंडेंस खुद लगवाए, एडमिन न लगाए उनका अटेंडेंस। अदरवाइज तो अगर 10 बंदे इकट्ठे आ गए तो वो पहले किस किस का करेगा, और हर बंदा कहेगा कि मुझे क्लास लेने के लिए जल्दी पहुंचना है। ठीक है, तो ये इस तरह के आपने प्रैक्टिकल सिनेरियो सोचने होते हैं। सर सर हमने इस यस, कॉन्सेप्ट में बनाया सर जिस तरह सर ये हमने इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया। की बात आपने की ना सर, सर तो अगर अब स्टूडेंट्स है ना सर, अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, फिर हमारे पास ये भी मतलब इंफॉर्मेशन ये होता है ना सर कि हम प्रेजेंट है या नहीं, तो हमारे भी तो टीचर्स देता है ना, हमें तो कोई वो तो नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो व्यू करें ना, व्यू अटेंडेंस करेंगे ना। स्टूडेंट क्या करेगा, वो व्यू अटेंडेंस करेगा, और मार्क अटेंडेंस कौन करेगा, वो टीचर करेगा स्टूडेंट के लिए। सर तो इसने भी तो अभी, सर मार्क स्टाफ अटेंडेंस लिखा है ना सर। अच्छा, एडमिन जो है वो मार्क नहीं, वो मॉडिफाई कर सकता है या व्यू कर सकता है। ठीक है, फिर स्टाफ जो है ना या टीचर जो है वो अपनी अटेंडेंस खुद मार्क करेगा, मार्क माय अटेंडेंस। वो कैसे करता है, वो जैसे ही गेट से इंटर होता है तो वो अपना फिंगरप्रिंट जो है वो से या अपने कार्ड को स्वेप करने से वो खुद करता है। ठीक है, ये नहीं होता कि वो एडमिन के ऑफिस में जाता है, उसको कहता है कि अच्छा जी मेरा अटेंडेंस लगा लो।
पहले ऐसे भी था कि आप डीसी ऑफिस में जाते हैं और उनको, जिस तरह अगर हम यूनिवर्सिटी का कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, राइट, लेकिन जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिनेरियो होता है ना, आपने उस हिसाब से चलना होता है। सर क्लियर? बात सुने। सर और हाँ, सर स्टूडेंट सर मार्क अटेंडेंस कर सकता है सर? नहीं, वो सिर्फ व्यू कर सकता है, टीचर उनका अटेंडेंस मार्क करेगा। ओके सर। सर मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हर स्कूल में बायोमेट्रिक की फैसिलिटी नहीं होती ना, तो टीचर्स हाँ, ज्यादातर खुद ये अटेंडेंस रजिस्टर पे मार्क कर देते हैं, फिर वो रजिस्टर एडमिन के पास चला जाता है और फिर वो उस अपने रिकॉर्ड में वो मार्क कर देता है। इसे हमने इस कॉन्सेप्ट पे बनाई है सर। अच्छा अच्छा, फिर अगर इस तरह का कंसेप्ट है तो फिर वो ठीक है, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा ना ओल्ड स्टाइल है, क्लासिक स्टाइल है। अगर आप इनोवेटिव यूज केसेस लिखना चाहेंगे ना इम्प्रूव्ड स्टाइल के साथ ना, तो आपको उनको स्कूल को सजेस्ट करना चाहिए कि यार बायोमेट्रिक डिवाइस जो है वो 2-3 हज़ार का मिलता है, वो लेके आओ। कि क्या आप रोजाना जो है ना डेटा एंट्री ऑपरेटर लगे लगे रहते हो और आप ये काम करो, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उसको, उसका ये जो टाइम लगता है ना और रजिस्टर से चीज़ें मैनुअली देख के उस पर वो मार्क करने वाला, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में लोग ये कर रहे होते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो बेशक आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अच्छा, इवालुएट टीचर परफॉर्मेंस, ये एडमिन करता है, किस बेस पे करता है? उसके सर ये टाइमिंग के टीचर्स के ऊपर। यस। सर ये टीचर्स के भी ग्रेड्स वगैरह होता है ना, मतलब हाँ, उनकी क्लास उनकी किस तरह परफॉर्म कर रही है, तो ये सर एडमिन ही कर सकता है ना, अच्छा, प्रिंसिपल तो। एडमिन इसको मैनुअली नहीं, ये मेरे ख्याल में ना, अब ये एडमिन के लिए ना, सपोज आपके एडमिन क्लास में ना या आपके स्कूल में ना 40 या 50 टीचर्स हैं, तो हर एक के ग्रेड को अगर ये मार्क करेगा तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, और हर बंदा फिर कहेगा अच्छा आपने मुझे लो मार्क किया था, इस बंदे को हाई मार्क किया था। तो इस तरह की चीज़ें ऐसी परफॉर्म की जाती है ना कि किसी को उसका गिला या शिकवा ना रहे। तो मिसाल के तौर पर आप टाइम, वो किस टाइम पे क्लास में इंटर होता है आप उनको रिकॉर्ड कर दिया करें। अच्छा, आपने क्लास से जो क्विज ले लिए, वो उसका जो आउटपुट आता है उसके बेस पे आपने जाके क्लास से उसके सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए, इसके बेस के ऊपर इस तरह के पैरामीटर्स रखा करें, ठीक है। और फिर वो आप वो फीड करें, फिर डेटाबेस के अंदर खुद फार्मूले लगे हुए हों और वो हर बंदे की जो परफॉर्मेंस है वो खुद ब खुद कैलकुलेट करे कि बेस्ट टीचर कौन सा है और वर्स्ट टीचर कौन सा है या एवरेज में कौन चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर टीचर ठीक है सर। एडमिन इसको मार्क करेगा तो उसके लिए तो बड़े मसले क्रिएट हो जाएंगे, पॉलिटिक्स क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये वो अगला बंदे वो इसके ऊपर शिकायतें करेंगे कि इसने मेरे साथ, चूंकि इसका ताल्लुक सही नहीं है, जिसने मुझे डिग्रेड कर दिया। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि ये बिल्कुल ट्रू पैरामीटर्स के बेस पे होनी चाहिए। अच्छा, टीचर इसके अलावा लॉगिन कर सकता है, मार्क अटेंडेंस कर सकता है, अपलोड मार्क करता है। अच्छा, अपलोड मार्क्स कर रहा है, ठीक है। तो मार्क्स किस चीज़ के अगेंस्ट अपलोड करता है? सर क्विज़ेस असाइनमेंट्स और फाइनल। क्विज़िस कहाँ पे ऐड हो रहे हैं या क्विज़िस कहाँ पे होते हैं? क्विज़ का इंफॉर्मेशन कौन से क्विज़ का वो मार्क्स ऐड कर रहा है या किस असाइनमेंट का ऐड कर रहा है? सर क्विज़ेस तो क्लास में ही होते हैं, सिर्फ मार्क्स इस पे लगेंगे ना, अच्छा, पोर्टल पे, या ये जो हम बना रहे हैं। और किस सब्जेक्ट के अगेंस्ट होगा? सर वो तो हम स्पेसिफाई कर देंगे जब थोड़ा एडवांस जाएंगे तो। हाँ, तो ये इसलिए इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके कुछ एंट्री ऐसे होते हैं ना जो जिसका प्री रिक्विजिट एग्जिस्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप मार्क्स एंटर कर रहे हो तो किस सब्जेक्ट के अगेंस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर मार्क्स किस तरह आप अपलोड कर रहे हो, उसका कैसे पता लगेगा कि ये मार्क्स इसके किस क्विज के किस सब्जेक्ट के हैं? कोई पता नहीं लगेगा, राइट। तो अगर सिस्टम के अंदर सब्जेक्ट्स का कोई आप डेटा नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो फिर मार्क्स जो अगर आप वो कर रहे हो तो वो फिर थोड़ा सा इशू है। या तो ये है कि आप कहो कि मार्क्स के अंदर हम सब्जेक्ट बताते हैं, तो आप कहें कि अपलोड रिजल्ट, इसमें फिर आप मार्क्स सिर्फ ना करें, इसको आप करें अपलोड रिजल्ट्स, ठीक है। तो रिजल्ट्स के अंदर फिर उसका आप क्लास भी बताएं, उसका सब्जेक्ट भी बताएं, और उसके क्विज़ेस है या असाइनमेंट है उनका टाइप भी बताएं, और उनके फिर मार्क्स फीड करें, ठीक है। ये फिर इस तरह का यूज केस बनेगा। सर रिजल्ट का हमने बनाया हुआ है, रिजल्ट का हमने इस सेंस में बनाया कि जो ओवरऑल सेमेस्टर के आखिर में रिजल्ट नहीं आता, वो ना हम उसमें स्कूल के अंदर कर। तो सेमेस्टर नहीं होते ना, स्कूल में तो सालाना निज़ाम चलते हैं, सर उधर भी एनुअल टेस्ट वगैरह टेस्ट। करते हैं।
वो तो होते फर्स्ट हैं, टर्म। लेकिन वो ठीक है। अच्छा, टर्म्स वगैरह वो आप करना चाहते हैं, ठीक जी है, सर। आप कर सकते हैं कि टर्म्स वाइज तक आप कैलकुलेशन करें। तो लेकिन वो ये है कि आपने फिर उस यूज़ केस को इतना मॉडिफाई करो कि जो उसके प्री रिक्विजिट डेटा चाहिए होता है ना, वो भी आप साथ साथ फीड करते जाएं, ताकि फिर प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स बने। ठीक है, कि मिड टर्म 1 में आपका बच्चा कैसा था, 2 में कैसा है, और फाइनल में क्या प्रेडिक्शन है उसकी। तो जो बहुत वीक होते हैं उनके पेरेंट्स को फिर आप अलर्ट कर देते हैं। अच्छा, नीचे और मेक अनाउंसमेंट है, इवालुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, डिक्लेयर रिजल्ट्स है, लॉग आउट है। चलिए ठीक है, बाकी आपके यूज़ केस थोड़े से ठीक बने हुए हैं। इसको जब आप बाद में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो ये जहन में रखें कि ये यूज़ केसेस भी आपके मॉडिफाई हो सकते हैं, और आपका जब रिवर्स इंजीनियर आप करेंगे ना, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफाई होगी। ठीक है, इस वक्त आपकी जो आपको मैं बार बार फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आपका एनालिसिस से रिलेटेड या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो लर्निंग आपको आ रही है ना, ये आप समझ लें कि 50% या उससे भी लेस है। आपका ये 100% सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप तब बनोगे जब आप रिवर्स इंजीनियर करके यूज के डायग्राम तक अपने कोड से वापस आओगे। ठीक है, उस वक्त फिर आपको सारा पता लग जाएगा कि अच्छा कहाँ पे हमने कौन सी चीज़ें मेंशन नहीं की थी। तो आपने 2-4 यूज केसेस भी वापस रिवर्स इंजीनियर कर दिए ना, तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग ये ठीक है ठीक है, सर। इसको इसी को लेके चलें, और हम साथ साथ इसको देखेंगे। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो उस वक्त पे मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा इसके अंदर ये फ्लाज है, अब इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करो। तो जब वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगी, तो बैकवर्ड आपके जो डिज़ाइन आर्टिफैक्ट्स है या आपके जो एनालिसिस आर्टिफैक्ट्स है वो भी मॉडिफाई होंगे। ठीक है, चले, मेरे ठीक है ख्याल में सर। मेरे वो हमारी मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो क्लास हम एंड करते हैं। अगर किसी को कोई और क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो फिर तकरीबन मुझे व्हाट्सअप के ऊपर फिर पूछ ले, मैं आपको फिर टाइम दे दूंगा, और उसके हिसाब से फिर हम दोबारा मीटिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, सर ये लेक्चर अपलोड कर दे सर जल्दी सर। ठीक है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।